Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we'll take the second part of biology. देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होते हैं? ये हमारे शरीर में जो बहुत सारे फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इनके अगर कमी हो जाए, विटामिन्स की कमी हो जाए तो शरीर पर उसका कोई ना कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसको हम कहते हैं रोग हो गया है। जैसे देखते हैं विटामिन ए, इसका जो नाम है रेटिनल, इसका नाम है रेटिनल। विटामिन ए को रेटिनल कहते हैं। इसके स्रोत क्या हैं विटामिन ए के? जितने हरी सब्जियां हैं विटामिन ए उनमें पाया जाता है। हरी सब्जियां, हरे पत्ते, जैसे इसके अलावा भी दूध हो गया, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। इसका काम क्या है? दृष्टि के रंगों का संश्लेषण, एपिथीलियमी स्तरों की वृद्धि, और इसकी कमी से होता क्या है? कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का शल्कीभवन, रतौंधी, कुंठित बुद्धि। तो सबसे ज़्यादा जो इसका असर पड़ता है आँखों पर, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी के कारण से। तो ऐसे व्यक्तियों को इसके जो सबसे ज़्यादा स्रोत हैं तो मक्खन हो गया और मछली का तेल हो गया, इसके अलावा दूध हो गया, और जो ये सब अगर नहीं खाना चाहते हैं तो हरी सब्जियां, हरे पत्ते, इसका विटामिन ए का स्रोत है। जैसे हरी धनिया हो गया, साग हो गया, इसमें भी विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सीफेरल। ये परीक्षा में ऐसे ही आते हैं कि विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरल। कहाँ पाया जाता है विटामिन डी? मक्खन, मछली का तेल, जिगर, गुर्दे, अंडे, त्वचा और ईस्ट में सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण इसका होता है विटामिन डी का। इसकी भूमिका क्या है? हड्डी और दांत के लिए कैल्शियम फास्फोरस का पाचन, उपापचय का मतलब पाचन, हड्डी और दांतों के विकास के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अगर ये विटामिन डी कम हो जाए तो क्या होगा? बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, जैसे सूख जाते हैं। ऑस्टियोमेलेसिया, वयस्कों में जो बड़े लोग हैं उनको ऑस्टियोमेलेसिया रोग होगा। सूखा रोग जो होगा ये विटामिन डी की कमी से होगा, ये ध्यान रखना है। विटामिन ए, विटामिन ई, यह है टोकोफेरल। विटामिन ई को हम कहते हैं टोकोफेरल। कहाँ पाया जाता है ये? तेल में, गेहूं में, अंडे की जर्दी में, सोयाबीन में। तो सोयाबीन इसका स्रोत है विटामिन ई का। इसके भूमिका क्या है? कोशिका कला की सुरक्षा, जननिक, एपिथीलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता, ये इसकी भूमिका है विटामिन ई की। अगर इसकी कमी हो जाए तो जनन क्षमता में की कमी, यानी कि किसी को अगर बच्चे नहीं होते हैं तो विटामिन ई की कमी हो सकता है कि हो जननांग और पेशी का कमज़ोर होना, जो सेक्स ऑर्गेन्स हैं वो कमज़ोर हो जाएं, या पेशी का कमज़ोर होना, ये सब विटामिन ई की कमी के कारण से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट, विटामिन के, इस विटामिन का नाम है नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, ये दो इसके नाम हैं विटामिन के। नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। विटामिन के, इसका स्रोत है हरी पत्ती, अंडा, जिगर,
टमाटर, गोभी, सोयाबीन और आंत के बैक्टीरिया, जो आंतों में बैक्टीरिया रहते हैं, ये विटामिन के बनाते हैं। इसकी भूमिका क्या है? जिगर में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण। ये प्रोथ्रोम्बिन खून को जमाने के लिए ज़रूरत होती है, थक्का बनाने के लिए ज़रूरत होती है। अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन के की, तो क्या होगा कि चोट पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रुधिर का स्राव हो जाएगा। यानी कि अगर छोटी सी चोट लग जाए तो उसका खून बहना बंद नहीं होगा और वो ज़्यादा खून बहने के कारण से व्यक्ति मर सकता है। तो ये विटामिन के की कमी के कारण से ऐसा होता है कि थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन B1। अब विटामिन बी जो हमने देखा, विटामिन B1 इसको हम कहते हैं थायमीन। बी कैटेगरी में कई और कैटेगरी हैं, जैसे विटामिन B1 थायमीन है, ये इसका नाम है थायमीन। कहाँ पाया जाता है? अनाज में, फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडा, मांस, ये इसके स्रोत हैं। भूमिका क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल के उपापचय के लिए आवश्यक है। उपापचय का मतलब पाचन। एंजाइमों का सह एंजाइम, ये इसकी भूमिका है थायमीन की। और अगर विटामिन B1 की कमी होती तो उसको रोग होता है बेरी। विटामिन B1 की कमी से जो रोग होने वाला है वो बेरी है। विटामिन B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। ये परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाते हैं, याद रखना है। विटामिन B2 इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। कहाँ पाया जाता है ये? पनीर में, अंडे में, ईस्ट में, हरी पत्तियों में, मांस में, जिगर में। तो ये विटामिन B2 के स्रोत हैं। सारे चीज़ों में कोई ना कोई विटामिन इसमें पाई जाती है। तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है। इसकी भूमिका क्या है? ये उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों FAD और FMN का घटक, यानी कि इसकी कमी से क्या होगा? कोलोसिस। विटामिन B2। नेक्स्ट आता है विटामिन B3। इसका नाम है निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल, विटामिन B3, ये कहाँ पाया जाता है? ईस्ट में, मांस, जिगर, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां, ये विटामिन B3 के स्रोत हैं। इसकी भूमिका क्या है? उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NADP का घटक। पाचन में ये जरूरी भूमिका अदा करता है विटामिन B3। और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, चर्म रोग होता है, चमड़ी के रोग होते हैं। अगर विटामिन B3 की कमी है तो चमड़ी के रोग होते हैं, जिनको हम पेलाग्रा कहते हैं। त्वचा के संबंध में समस्याएं होती हैं। विटामिन B5, इसका नाम है पैंटोथेनिक अम्ल या पैंटोथेनिक एसिड। इसका नाम है विटामिन B5 का पैंटोथेनिक एसिड। कहाँ पाया जाता है? अंडा में, जिगर में, मांस में, दूध में, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, ये विटामिन B5 के स्रोत हैं। इसके काम क्या हैं? अपचय के सह एंजाइम A का घटक है ये विटामिन B5। इसके कमी के कारण से क्या होते हैं? चर्म रोग होते हैं, चमड़ी के, वृद्धि कम होती है, बाल सफ़ेद होते हैं, अल्सर, जनन क्षमता में कमी, ये सब विटामिन B5 यानी पैंटोथेनिक अम्ल के कमी के कारण से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन B6। इसका नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। कहाँ पाया जाता है ये? दूध में, ईस्ट में, अनाज में, मांस में, जिगर में, मछली में। तो विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन है।
इसका काम है प्रोटीन के उपापचय में आवश्यक एंजाइम, यानी कि जो प्रोटीन जो भी हम खाते हैं उसको पचाने में विटामिन B6 की ज़रूरत होती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन से रोग होंगे? रुधिर क्षीणता यानी खून की कमी, चर्म रोग, पेशी ऐंठन, ये सब इसके रोग हो सकते हैं विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B7, विटामिन H या B7, इसका नाम है बायोटीन। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन, इसको विटामिन H भी कहते हैं। तो मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल, ईस्ट, इसमें विटामिन B7 होता है। काम क्या है इसका? वसीय अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण करता है और उसमें सह एंजाइम के रूप में काम करता है ये, यानी कि इसकी भूमिका होती है कई सारे फैटी और अमीनो अम्ल को बनाने में। इसके कमी से होने वाले रोग क्या है? चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना, तो ये विटामिन B7 की कमी से होता है ऐसा। सब्जी, फल, ये सब इसके स्रोत हैं। विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबालामिन एसिड एमीन, साइनोकोबालामिन इसका नाम है विटामिन B12 का। इसका स्रोत क्या है? मछली, जिगर, अंडा, मांस, दूध, आंत के जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं। तो विटामिन B12 इसका नाम होगा साइनोकोबालामिन। ये वृद्धि में सहायक रुधिराणुओं का निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करता है, तो इसलिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है। रुधिर अणुओं यानी कि ब्लड के जो अणु हैं, ब्लड सीधा सा समझने की बात है कि जिसे हम कहते हैं खून का बनना, तो विटामिन B12 ये ज़रूरी है खून बनाने में। अगर इसकी कमी होती है तो एनीमिया रोग होगा, रुधिर क्षीणता होगी इसके कमी से, यानी एनीमिया। तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी यानी नर्वस सिस्टम गड़बड़ होगा इससे, अगर विटामिन B12 की कमी होती है तो। पाया कहाँ जाता है? आंत के जीवाणुओं में, ये इसका स्रोत है, या दूध में, मांस, मछली, जिगर, अंडा, इनमें विटामिन B12। विटामिन C, ये विटामिन C इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड, जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू वंश के जो फल हैं जो खट्टे वाले हैं, जैसे संतरा, नींबू, टमाटर, सब्जियां, आलू और अन्य फल, इसमें विटामिन C पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन C पाया जाएगा खट्टे फलों में, जो भी खट्टे फल हैं। इसका काम क्या है? हड्डी और दांत के लिए ये ज़रूरी होते हैं। दांतों की मजबूती, हड्डियों की मजबूती, इनके लिए हमें विटामिन C की ज़रूरत होती है, और अगर ये कमी होगी तो स्कर्वी रोग होगा। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होगा। फिर आता है फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। इसके स्रोत हैं हरी पत्ती, जिगर, सोयाबीन, ईस्ट, फलियां, आंत के जीवाणु, ये फॉलिक एसिड के स्रोत हैं। काम क्या है? ये DNA का संश्लेषण करता है, फॉलिक अम्ल। DNA हमने पहले में देखा है, पहले चैप्टर में, कि DNA क्या है? आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है, बहुत ज़रूरी है DNA। तो उसके बनाने के लिए फॉलिक एसिड चाहिए। वृद्धि के लिए आवश्यक रुधिराणुओं का निर्माण, यानी कि ये खून का संश्लेषण, ब्लड को बनाता है ये फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड, इसलिए ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाएगा तो रुधिर क्षीणता, एनीमिया होगा, कुंठित बुद्धि होगी, यानी दिमाग उसका तेज नहीं होगा,
इसलिए फॉलिक अम्ल जरूरी है। और ये कहाँ पाया जाएगा? इसको फॉलिक अम्ल के लिए हरी पत्तियाँ, सोयाबीन है, ईस्ट है, फली है, ये सब चीज़ों को खाना चाहिए। अब उसके बाद में आता है प्रमुख पाचक एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम हैं और उनके काम क्या हैं? जैसे टाइलिन, जो एंजाइम है टाइलिन, इसका स्रोत क्या है? लार ग्रंथियाँ। यानी कि जो टाइलिन एंजाइम है ये बनता है लार ग्रंथियों में। काम क्या है ये? स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन, स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन करता है टाइलिन एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम एक दूसरा है, ये लार ग्रंथि में पाया जाता है, आग्नेयाशय में पाया जाता है। काम क्या है इसका? पॉलीसैकेराइड्स का डाइसैकेराइड्स में परिवर्तन। पेप्सिन एंजाइम, ये आमाशय में पाया जाता है, आमाशय जिसको स्टमक कहते हैं, पेट, आमाशय। प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है ये, यानी कि प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन आग्नेयाशय में पाया जाता है, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड खंडों में तोड़ता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन करने में ट्रिप्सिन जरूरी है। लाइपेज एंजाइम, ये आग्नेयाशय में पाया जाता है, ये इमल्सिफाइड वसाओं का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन करता है ये लाइपेज एंजाइम। यानी कि वसा का जो पाचन होगा, जो फैट हम खाते हैं उसका अगर पाचन करने में कोई एंजाइम जरूरी है तो लाइपेज एंजाइम है। श्वसन, श्वसन क्या है? जो हम श्वास लेते हैं उसी श्वसन, उसी को कहते हैं। तो है क्या? इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। इस श्वास लेना हर जीव के लिए क्यों जरूरी है? जितने भी जीव हैं अगर उन्हें जीवन है तो श्वास लेते हैं, तो श्वसन इतना जरूरी क्यों है? ये क्या है? ये एक आक्सीकारक और ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को टूटने से सरल कार्बनिक यौगिक बनते हैं। सांस से क्या होता है कि ये ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया। अगर श्वास नहीं, श्वसन अगर नहीं होगा, श्वास नहीं होगी तो कोई ऊर्जा का जन्म नहीं होगा शरीर के अंदर। जैसे हम खाना खाते हैं, मान लीजिए केला खाते हैं और ये ऊर्जा बन जाती है, आलू खाते हैं वो भी ऊर्जा बन जाती है, चावल खाते हैं वो भी ऊर्जा बन जाती है। तो चावल से जो ऊर्जा बनती है, इस प्रक्रिया को करने में श्वसन जरूरी होता है। श्वसन इसी काम को करता है कि जो हमने चावल खाया है उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करना है ताकि शरीर को मिल जाए। अदरवाइज शरीर को चावल केवल रखा रहने से शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होगी। जब तक उस चावल को तोड़ करके छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके और उसको जो यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, उनको सरल कार्बनिक यौगिकों में न बदला जाए, क्योंकि चावल तो अपने आप में एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके शरीर के अंदर में तोड़ करके और उसके ऊर्जा निकाला जाता है, तब शरीर में इस्तेमाल होता है। तो श्वसन के अंग कौन कौन के हैं? ये तो श्वसन हो गया। श्वसन के अंग कौन कौन से हैं? फेफड़ा, फेफड़ा श्वसन के लिए एक अंग है, जरूरी अंग है। कहाँ ये किस 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 जीव में पाया जाएगा? मनुष्य में, मेढक में, पक्षियों में, छिपकली में, पशु में। इनमें सभी में श्वास लेने के लिए फेफड़ा होता है। कुछ श्वास लेने के लिए जीव हैं जैसे
त्वचा का इस्तेमाल करते हैं, अपनी त्वचा का। मेढक और केंचुआ ये श्वास लेते हैं त्वचा से। ये ध्यान रखने की बात है कि फेफड़े से जो श्वास लेते हैं वो मनुष्य हैं, मेढक हैं, पक्षी हैं, छिपकली हैं, पशु हैं। लेकिन जो मेढक और केंचुआ हैं ये त्वचा से अपनी सांस लेते हैं। गिल्स, टैडपोल मछली, प्रॉन, यानी कि जो मछलियां सांस लेती हैं वो गिल्स से। ये टैडपोल, मछली, प्रॉन ये सब मछलियों की ही प्रजातियां हैं। तो ये गिल्स यानी गलफड़े से ये सांस लेती हैं। जब मछलियां अपना गलफड़ा उनका मूवमेंट करती हैं तो उससे ये सांस लेती हैं। श्वसन नाल, कीट में जो कीट होते हैं वो श्वास किससे लेते हैं? श्वसन नाल से। शरीर सतह, अमीबा, युगलिना, ये इनके शरीर का जो सरफेस है उसी से ये सांस लेते हैं। अमीबा हो गया, ये एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा में जैसे हमने कहा व्यक्ति का शरीर, जीव जंतुओं का शरीर बहुत अरबों खरबों की कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन जो अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव होता है। तो ये शरीर के अपने सतह से, बहुत छोटे जीव हैं, तो अपने शरीर के सतह से ये श्वास लेते हैं। अब हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र। ये परिसंचरण तंत्र क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे ब्लड को हम कहते हैं ये परिसंचरण तंत्र बनाता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं पेट में और उस ऊर्जा की ज़रूरत हमें बालों में भी है और नाखून में भी है, पैरों में भी है, हाथों में भी है। तो हर अंग तो खाना नहीं खाता है, खाना केवल मुंह से खा करके और पेट में एक जगह इकट्ठा होता है, लेकिन इसकी ऊर्जा हर जगह पहुंचती है। तो हर जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? खून करता है। उसको परिसंचरण तंत्र बनाता है, यानी कि वो पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, पूरे बॉडी में वो सप्लाई करता है, ऐसे ऐसे ब्लड सर्कुलेट करता है। फेफड़े तक पहुंचता है, फिर से अंगों तक जाता है, फिर फेफड़े, फिर अंग, ऐसे ऐसे ये सर्कुलेट करता है। तो इसको कहते हैं कि जो पोषक तत्वों का परिवहन करता है परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इससे शरीर का ताप और पीएच मान स्थिर रहता है। तो मानव के शरीर में इसलिए परिसंचरण तंत्र जरूरी है क्योंकि इसके बिना कोई भी ऊर्जा कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगी। और जिस कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगी, जैसे हमने कल कोशिका की बात जो की है कि कोशिका को अगर ऊर्जा नहीं मिलती है तो वो मर जाती है, और वो कोशिकाएं मरने लगे तो व्यक्ति मर जाएगा। और इसलिए इन कोशिकाओं को, हर कोशिका को, जो अरबों खरबों की संख्या में कोशिकाएं हैं, सबको ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के कोई कोशिका जिंदा नहीं रहती हैं। इनको कोशिका तक भोजन पहुंचाने के लिए ब्लड हमारा काम करता है। इसलिए ब्लड, खून का बहना जरूरी होता है। अगर खून का बहाव बंद हो जाएगा शरीर में तो भोजन यानी ऊर्जा पहुंचना बंद हो जाएगा कोशिकाओं तक, और वो सारी कोशिकाएं मरना शुरू हो जाएंगी, और धीरे धीरे एक अंग मरेगा, फिर उसके बाद में पूरा शरीर मर जाएगा। इसलिए कोशिकाओं को भोजन पहुंचाने का काम हर समय, क्योंकि कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी हैं, और वहां तक पहुंचाने के लिए जो ब्लड है वो हर कोशिका तक पहुंचता है। इसी ब्लड को, इसलिए डॉक्टर किसी भी बीमारी के इलाज के लिए ब्लड का सैंपल लेते हैं कि जो ब्लड में किसी तत्व की कमी तो नहीं है, या ब्लड का सर्कुलेशन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये है परिसंचरण तंत्र। कुछ उदाहरण हैं। खुला परिसंचरण तंत्र, ये तिलचट्टा में पाया जाता है,
प्रॉन यानी मछलियों में, कीट में, मकड़ी में ये खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र एनेलिडा, मोलस्क और सभी कशेरुकी, कशेरुकी के मतलब जो जिसमें हड्डियां पाई जाती हैं उनको हम कशेरुकी प्राणी कहते हैं। मोलस्क वह हैं जैसे घोंघे, जो नदियों के किनारे घोंघे होते हैं उस वर्ग के जो जीव हैं उनको मोलस्क कहते हैं। हृदय एक मोटा, पेशीय, संकुचनशील, स्वतः पंपिंग अंग है। तो हृदय क्या काम करता है? ये खून को पंप करता है। जैसे इंजन से पानी के पाइप, इंजन जब पानी को धक्का देता है तो पानी आगे बढ़ता है, ऐसे ही हृदय सिकुड़ता है, फिर खुलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर खुलता है, और इस तरीके से हृदय से ब्लड आगे सर्कुलेट होता है। इसलिए हृदय सबसे ज़्यादा ज़रूरी अंग है, क्योंकि अगर हृदय काम नहीं करेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन आगे नहीं होगा, ब्लड अपने आप नहीं चलता है, उसको दबाव चाहिए। इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब यह ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए या ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसे रोग कहते हैं। जितना ज़रूरी है उतना ब्लड प्रेशर 120/80 ये ज़रूरी है, और इतना हमें स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत है, क्योंकि इसी पंपिंग के कारण से ब्लड आगे सर्कुलेट होता है। और ब्लड सर्कुलेट होने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ऊर्जा उसी से हर कोशिका तक पहुंचती है। ऊर्जा को लेकर के जो ऊर्जा बनती है, जो खाना खाया गया है, जो भोजन किया गया है, उसकी जो ऊर्जा बनी है वो हर कोशिका तक पहुँचे कैसे? तो पहुँचाने के लिए ब्लड काम करता है। मछलियों में हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है। जो मछलियों का हृदय है उसमें 2 चैम्बर होते हैं, 2 भाग होते हैं। उभयचर और सरीसृपों में 3 कोष्ठीय होता है। सरीसृप होते हैं रेंगने वाले, सरीसृप का मतलब है रेंगने वाले प्राणी। जितने भी सरीसृप हैं इनको हम कहते हैं रेंगने वाले। जैसे सांप हो गए और रेंगने वाले छिपकली हो गई, ये सब। उभयचर कौन है? जो जमीन पर भी रहते हैं और आसमान में भी रहते हैं, जैसे पक्षी हो गए, ये उभयचर हो गए। या कछुआ हो गए, जो जमीन पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। तो जो उभयचर हो गए, मछली हो गई, इनमें जो हृदय होता है ये 3 चैम्बर वाला होता है। पक्षियों में और स्तनियों में जिनमें स्तन पाए जाते हैं, ब्रेस्ट पाए जाते हैं, इनमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है। जैसे मानव हो गया, स्तन किन में पाए जाते हैं? मानव में पाए जाते हैं, पशु पक्षी में भी पाए जाते हैं, बंदर हैं, कुत्ते हैं। तो ये जो दूध पिलाने वाले जीव हैं, जितने भी दूध पिलाने वाले जीव हैं, इनके जो हृदय होंगे वो 4 कोष्ठ वाले होंगे। और पक्षियों के भी, मछलियों में जो हृदय होगा और सरीसृपों में, इनमें अलग होंगे। जो मछलियों में 2 कोष्ठ के हृदय होंगे, उभयचर जितने हैं, सरीसृप रेंगने वाले, इनमें 3 कोष्ठीय होंगे। लेकिन जो स्तनी हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैमल्स, स्तनियों को। स्तनियों का मतलब है जिनमें स्तन पाए जाते हैं, यानी जो जीव दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, उनमें 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं। जैसे मानव हो गया, पशु पक्षी हो गए, और भी जानवर हो गए, ये सारे 4 प्रकोष्ठीय हृदय वाले होते हैं। फिर आता है नवजात शिशु की जो हृदय की स्पंदन क्षमता है 140 बार
प्रति मिनट होती है। जो नया बच्चा जन्मा है, नवजात का मतलब नया जन्मा बच्चा, उसकी जो हृदय की धड़कन होगी, स्पंदन का मतलब धड़कन, 1 मिनट में 140 बार होती है। बच्चों का हृदय ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनका एक बार में 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, तो ये नॉर्मल होता है। रुधिर का थक्का जमना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे हमने कहा कि रुधिर का सबसे ज़्यादा जरूरी काम है कि हर कोशिका तक भोजन पहुंचाना। ये और कोई नहीं कर सकता है। कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, उनके तक पहुंचने के लिए केवल एक ब्लड ऐसा है जो वहां तक पहुंचता है और वही भोजन लेके जाता है। अगर वो खून शरीर में रह न जाए तो शरीर मर जाएगा, क्योंकि कोशिकाएं मरने लगेंगी बिना भोजन के और उसके बाद में शरीर मर जाएगा। इसलिए रुधिर का थक्का जमना जरूरी है, क्योंकि कभी चोट लग जाती है, खून बहने लगे और हमेशा बहता ही रहे तो सारा खून बह जाएगा। 5.5 लीटर कुल मिलाकर खून होता है और ये बह गया तो व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए शरीर में है कि इसको जमाने की व्यवस्था है, थक्का बनाने की। ये थक्का बनाने के लिए कौन सा तत्व चाहिए? प्रोथ्रोम्बिन चाहिए, फाइब्रिनोजन चाहिए और कैल्शियम चाहिए, विटामिन के चाहिए। ये ज़रूरी हैं खून के थक्का बनाने के लिए। यानी विटामिन के चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए इसके लिए, फाइब्रिनोजिन भी चाहिए और प्रोथ्रोम्बिन भी चाहिए। यानी अगर इन तत्वों की कमी है तो उस व्यक्ति का खून नहीं जमेगा। जैसे किसी को हो जाता है जब शुगर की बीमारी, तो उस समय उसको कहते हैं उसका खून, कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन करने में भी यही खतरा है कि जब उसका शरीर में कहीं कट किया जाएगा और खून उसका बहना बंद नहीं होगा, खून हमेशा बहता रहेगा तो व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए उसका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी डॉक्टर ऐसा ऑपरेशन नहीं करता है। तो रुधिर का थक्का जमना बहुत ज़रूरी है। ब्लड, एक खून है क्या? ब्लड, जिसको हम कहते हैं खून, ब्लड, एक क्या होता है? एक ये क्षारीय पदार्थ है, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जैसे पानी होता है पारदर्शी होता है, पानी में कोई वस्तु पड़ी है तो उसको देख सकते हैं, लेकिन अपारदर्शी क्या होगी? जिसमें पड़ी हुई कोई वस्तु हमें दिखाई न, जिसके आर पार हमें कुछ दिखाई न दे। तो खून में कुछ पड़ा है अगर तो आर पार नहीं देखता, ये अपारदर्शी है। शीशा पारदर्शी है, क्योंकि शीशे के दूसरे पार हम देख सकते हैं कि क्या रखा है। पानी में हम देख सकते हैं कि क्या पड़ा हुआ है अगर साफ पानी है तो ये क्षारीय है, अपारदर्शी है, यानी कि खून के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। चिपचिपा है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं का बना द्रव है ये। तो किस तरीके से बना है? प्लाज्मा से बना है ये और रुधिर कणिकाओं से बना है, यानी कि इसमें रुधिर कणिकाएं हैं, ब्लड सेल्स हैं। कौन कौन से? श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स, और RBC हैं यानी रेड ब्लड सेल्स। ये दो तरीके से इसमें रुधिर कणिकाएं हैं और प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या है? 90 से 92% प्लाज्मा में जल होता है। जो प्लाज्मा हमारा बना है, यानी कि जो हमारे खून का सबसे ज़रूरी तत्व है प्लाज्मा, और ये भी बना हुआ है 90% से के आसपास में जल से। 1 से 2% इसमें अकार्बनिक लवण होते हैं, 6 से 7% प्लाज्मा प्रोटीन होती है, 1 से 2% कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। इस तरीके से प्लाज्मा बना हुआ है। यानी हमारे खून में अगर समझा जाए तो 90 के आसपास में 90% जल होता है, पानी है, 1-2% इसमें कुछ लवण हैं और 6-7% कुछ प्रोटीन हैं, 1-2% कुछ कार्बनिक यौगिक हैं। ये हमारे खून का एक स्ट्रक्चर है। स्तनधारियों के अतिरिक्त सभी कशेरुकियों में लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार, द्विउत्तल एवं केंद्रकीय होती हैं।
अब ये रुधिर की जो कणिका है, जैसे खून तो हमें पानी के जैसे दिखता है, उसमें हमें नहीं पता चलता ये किन किन कणों से मिलकर बना है, कैसे बना है। लेकिन अगर इस खून के कणों को, छोटे छोटे जो इसके कण हैं, अगर इनको अलग अलग करके देखा जाए तो ये अंडाकार होते हैं, ऐसे, तो ऐसे। तो जो खून के ये कण हैं ये अंडाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, क्योंकि सारे कण ये गोलाकार हैं और इसीलिए ये खून की जो महीन नसें हैं उसमें ये बहते रहते हैं। एक रोग होता है सिकल सेल डिजीज, उसमें जो खून के जो ये आकार हैं जो कणिकाओं के, सिकल का मतलब हंसिया होता है, तो ये हंसिए के जैसा हो जाता है ये, ऐसे। और जब ये हंसिए के जैसा हो जाएगा तो ये ब्लड की जो वेसल्स हैं, जो खून बहने वाली जो पतली नसें हैं, उनमें ये बहने में दिक्कत होती है और इसको हम जेनेटिक रोग कहते हैं, सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल की बीमारी। ये सभी को नहीं होता है, बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन जिनको होता है इसका इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जेनेटिक होता है, आनुवंशिक होता है, ये अपने पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल के आते हैं रोग। तो नॉर्मल अगर हम ब्लड की बात करें तो इसका आकार गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, क्योंकि गोल आकार का कोई भी चीज़ है जैसे उसको बहने में आसानी होती है। लेकिन जब ये अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ब्लड की जो आकार है, तो खून की नलियों में बहने में दिक्कत होती है और बहाव कम हो जाता है और इसलिए रोग होता है। क्योंकि हमें पता है खून का बहाव अगर कम होगा तो कोशिकाओं तक ऊर्जा कम पहुंचेगी, और जब कोशिकाओं तक ऊर्जा कम पहुंचेगी तो कोशिकाएं अपना भोजन नहीं प्राप्त कर पाएंगी और जल्दी मरने शुरू हो जाएंगी कोशिकाएं, और व्यक्ति का शरीर रोगी हो जाएगा और अंततः व्यक्ति का शरीर मृत हो जाएगा। तो यह है कि जो स्तनधारी के अतिरिक्त जो कशेरुकी हैं, कशेरुकी का मतलब अभी हमने कहा है कि जिनमें हड्डियां होती हैं, कशेरुकी का मतलब ऐसे प्राणी जिनमें हड्डी होती हैं, हड्डी वाले जीव, क्योंकि सारे जीवों में हड्डियां नहीं होती हैं। जैसे चींटी हो गई, चींटी में हड्डी नहीं है, ऐसे ही तो जो कशेरुकी हैं उनको हड्डी वाले जीव कहते हैं, कशेरुकियों को। स्तनधारी किनको कहते हैं? जिनमें दूध पिलाने वाले जो जीव होते हैं, जिनमें स्तन पाए जाते हैं, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, व्यक्ति, मानव शरीर हो गया, बंदर हो गए, ये सब अपने बच्चों को जो दूध पिलाते हैं, जो अपनी संतानों को दूध पिलाने वाले हैं, उनको स्तनधारी कहते हैं। तो जितने स्तनधारी हैं, जितने कशेरुकी प्राणी हैं यानी हड्डी वाले जीव, उनकी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो अंडाकार होती हैं, द्विउत्तल होती हैं और केंद्रकीय होती हैं। इनमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। अभी हमने देखा है कि खून यानी ब्लड जो हमारा होता है उसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसे होती हैं, तो गोलाकार अंडाकार ऐसे होती हैं वो। अब इसके अंदर में कुछ और तत्व होते हैं ब्लड में। इसमें एक होता है हीमोग्लोबिन, ये श्वसन वर्णक होता है, यानी कि वर्णक का मतलब जो रंग देता है। तो जो खून का जो रंग होता है लाल होता है, किसके कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण से। और ये ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है, यानी जो हीमोग्लोबिन है वो सबसे ज़रूरी तत्व है हमारे ब्लड का, क्योंकि यही ऑक्सीजन को ले करके जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा पर्याप्त मात्रा में। और ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि जब भोजन बनता है,
कोशिकाओं के भीतर, तो ऑक्सीजन उसके लिए ज़रूरी तत्व है। बिना ऑक्सीजन के भोजन नहीं बनेगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो भोजन नहीं बनेगा, और कोशिकाएं पूरा तरीके से या तो काम नहीं करेंगी और ज़्यादा दिक्कत होगी, तो कोशिकाएं मरना शुरू हो जाएंगी, वो अंग कमज़ोर हो जाएगा, अंग काम नहीं करेगा। पूरे शरीर में अगर ऐसा होगा, पूरा शरीर मृत हो जाएगा। श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, WBC। जब भी खून की जांच होती है तो उसमें RBC, WBC इन सबों की काउंट देखा जाता है कि इनके काउंट क्या हैं। तो WBC का काम क्या है? ये रोगाणुओं से रक्षा करती हैं शरीर की। जो WBC हैं ये रोगों से बचाती हैं, प्रतिरक्षा करती हैं ये। यानी खून के अंदर जो हमारी WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये रोगों से हमें बचाती हैं। अगर वाइट ब्लड सेल्स में कमी है तो रोगों से हमारी रक्षा नहीं होगी। इनको पुलिसमैन ऑफ सेल कहा जाता है, WBC को। यानी कि कोशिका की ये रखवाली करती हैं, पुलिसमैन है ये। जैसे पुलिस नागरिकों की रक्षा करती है, वैसे ही ये कोशिकाएं सेल की रक्षा करती हैं, कोशिका की रक्षा करती हैं, क्योंकि बाहर से कोई हमला ना हो जाए कोशिका के ऊपर, कोई बाहर से कोई रोग वाले बैक्टीरिया वायरस कोई ना पहुंच जाएं, उनसे लड़ने के लिए WBC काम करती हैं। फिर एक आता है प्लेटलेट्स। उसी रुधिर का एक भाग है प्लेटलेट्स। ये रंगहीन होता है, केंद्रकहीन होता है, और रुधिर का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्लेटलेट्स की। जब डेंगू होता है किसी को तो कहा जाता है प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, और जब ज़्यादा कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स उसको देना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, बाहर से देना पड़ता है। और अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा कम पड़ जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये रुधिर का थक्का जमाने में ज़रूरी है प्लेटलेट्स, वही प्लेटलेट्स है ये ब्लड का ही ये सब भाग है। यानी कि एक ब्लड के अंदर हमारे दो तो कणिकाएँ हो गई, RBC, WBC, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन हो गया जो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, और प्लेटलेट्स हो गया जो रुधिर का थक्का जमाने में जिसकी भूमिका होती है। अब हम देखते हैं कि जो कुछ रुधिर के ग्रुप हैं, ब्लड के जो ग्रुप हैं, वे कैसे कैसे हैं, क्या हैं। जैसे इसको कुछ ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप A, B, AB और O। जितने पूरे दुनिया में जितने भी व्यक्ति पाए जाते हैं, सबका लगभग इन्हीं ग्रुप में कोई ना कोई किसी का होता है। जैसे अगर किसी का ग्रुप A है और किसी का ग्रुप B है, किसी का AB है, किसी का O है, तो इनमें विशेष बातें क्या होती हैं। अगर इस ग्रुप को बिना जाने किसी का खून किसी को चढ़ा दिया जाए तो वो जाके गलत अगर चढ़ गया तो वो जाके थक्का बन जाता है। जैसे वो खून चढ़ेगा, अंदर जाएगा दूसरे का खून, तो थक्का बन जाएगा। गलत चढ़ गया तो, अगर गलत ग्रुप का है तो। और थक्का बनने का मतलब है व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, क्योंकि खून थक्का बनने का मतलब है जैसे बाहर जम जाता है, वैसे ही अगर नसों के भीतर ये खून जम गया तो खून जब जाएगा ही नहीं तो ऑक्सीजन नहीं लेके जा पाएगा और भोजन नहीं बनेगा और कोशिकाएं मर जाएंगी, व्यक्ति का शरीर मृत हो जाएगा। तो ये ग्रुप में बांटा गया है खून को। बिना चेक किए हुए खून को, किसी के खून को किसी दूसरे में नहीं चढ़ाया जा सकता है। जैसे जब किसी के अगर एक्सीडेंट होता है और उसे मान लीजिए कि
कोई खून की ज़रूरत है, तो ज़्यादातर उम्मीद होती है कि उसके जो परिवार के सदस्य हैं उनका ब्लड ग्रुप एक ही होगा। हालांकि ये बिल्कुल ये 100% ये सच नहीं है कि परिवार में सभी लोगों का ब्लड ग्रुप एक ही जैसे होगा। यानी कि अगर किसी का ए है तो उसके भाई का भी ए हो, उसके बहन का भी ए हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि ये एक ही ग्रुप का होगा। इसलिए रिश्तेदारों में जब ब्लड डोनेट करना होता है तो रिश्तेदारों में ढूंढा जाता है कि किसका ग्रुप मैच कर रहा है। तो ये ग्रुप थोड़ा हमें देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। जैसे ये ए ब्लड का अगर कोई व्यक्ति है तो ये ए और ए बी के ब्लड को ये ले सकता है। यानी कि अगर ए व्यक्ति का कोई ग्रुप जिसका ए है, अगर उसको खून चढ़ाने की ज़रूरत हो तो डॉक्टर उसको ए जो दूसरा भी ए ग्रुप का हो या ए बी का, उसका खून उसको दिया जा सकता है, उसका ब्लड चढ़ाया जा सकता है और उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हुई लेने की बारी है। लेकिन अगर ये किसी को डोनेट करना चाहे तो ये किसको किसको दे सकता है? तो जैसे हमने कहा, या तो इनका मैच कर जाए, जैसे किसी का ए है तो दूसरे का भी ए होना चाहिए। तो ये अगर देने की बात करें ए, तो ये ए को दे सकता है और ओ वर्ग को दे सकता है, ये को दे सकता है या फिर वो वर्ग को दे सकता है। यानी कि अगर किसी को कोई ओ वर्ग का है और उसको खून चढ़ाने की ज़रूरत होती है तो या तो वो ओ का उसको मिल जाए और नहीं तो ए ग्रुप का मिल जाए, तो उसको वो सूट करेगा। ऐसे ही अगर बी ग्रुप है किसी का तो किससे किससे ले सकता है? बी से ले सकता है एक तो जो अपना उसका खुद है, या ए बी से ले सकता है जिसका ग्रुप ए बी है, उससे ले सकता है। और अगर बी को किसी को देना हो तो या तो बी को दे सकता है या ओ को दे सकता है। अगर जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो किससे ले सकता है ब्लड? ए बी से, क्योंकि ए बी उसका भी है, ए बी दूसरे का भी है, तो उसको मैच कर जाएगा। और अगर ये किसी को देना चाहे ए बी वाला तो ये ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ ग्रुप को दे सकता है। यानी कि अगर ए बी वाला जिसका ग्रुप ए बी है, अगर ये बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा ए कैटेगरी को ये दे सकता है, बी कैटेगरी को दे सकता है, ए बी कैटेगरी को अपना ब्लड दे सकता है, ओ कैटेगरी को दे सकता है। यानी कि 4 कैटेगरी के लोगों को ये, 4 वर्ग के लोगों को ये ब्लड अपना दे सकता है। ओ ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये प्राप्त किससे कर सकता है? ये से प्राप्त कर सकता है, यानी ए ग्रुप का खून इसको चढ़ाया जा सकता है, बी का भी चढ़ाया जा सकता है, ए बी का भी, ओ का भी चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ओ का तो खुद ही है। तो ये लेने में ओ 4 वर्ग का ये ले सकता है। 4 वर्ग का अगर ब्लड है तो ओ को चढ़ाया जा सकता है। इसलिए ओ को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर। यानी कि इसको ओ ग्रुप का अगर व्यक्ति है और उसे एक्सीडेंट होता है और उसे खून की ज़रूरत है और डॉक्टर को अगर पता है कि ये ओ ग्रुप का है तो उसके किसी भी व्यक्ति का ब्लड उससे चढ़ाया जा सकता है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर। और ऐसे ही अगर हम बात करें ए बी ग्रुप वाले की तो ये सभी को 4 वर्गों को खून अपना दे सकता है, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर इसको कहते हैं।
कि अगर ये पता चले कि ये व्यक्ति AB ग्रुप का है तो उसके खून को किसी भी आदमी को चढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गए दो हमें परीक्षा में आते हैं, याद रखना है कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, AB वाले को, और यूनिवर्सल रिसीवर किसे कहते हैं, O को। ये बिल्कुल हमें एग्जैक्ट याद होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है ऐसे ही। नेक्स्ट आता है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र क्या है, यानी कि बाहर निकालने वाला तंत्र। जैसे शरीर में बहुत कुछ हम खाते हैं और वो शरीर में उसके कुछ ज़रूरतें हैं और कुछ बेकार की चीज़ें होती हैं, तो उनको बाहर भी निकालना है। तो जो बाहर निकालने वाला तंत्र है उसको कहते हैं एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन तंत्र। विभिन्न जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। ये सब तत्व भोजन के पाचन के समय शरीर में तो बनते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको बाहर किया जाता है। और जो बाहर करने वाले अंग हैं वो कौन कौन हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है वृक्क, जिसको हम कहते हैं किडनी। किडनी क्या होती है, छन्नी का काम करती है। किडनी हमारी छन्नी का काम करती है। जैसे जो अच्छी चीज़ें हैं उसको शरीर के भीतर रखना है और बाकी को बाहर निकाल देना है, तो किडनी जिस कोशिकाओं से बना होता है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। इसलिए जो किडनी के डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। और जो हॉस्पिटल में जाने पर इनका जो इस डॉक्टर का जो किडनी वाले डॉक्टर होंगे उनको उनका डिपार्टमेंट कहा जाएगा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। तो नेफ्रॉन किससे बना है, ये किडनी की जो कोशिकाएं हैं उन्हीं को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी जिन कोशिकाओं से बनी होती है उन कोशिकाओं से को हम नेफ्रॉन कहते हैं, और जो किडनी के डॉक्टर होंगे उनको नेफ्रोलॉजिस्ट। वृक्क में बनने वाली पथरी, अब जो हम किडनी में पथरी बनते सुनते हैं ये कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। पथरी का मतलब ये नहीं कि ईंटें पत्थर हैं, लेकिन वो ऐसा ढांचा है कि वो पथरी के जैसा होता है। जैसे मान लीजिए नमक है, नमक अगर ऊपर से छू करके देखा जाए चट्टान वाला, तो ये दूसरे चट्टान के जैसा कड़ा होगा। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होगी वो किडनी में जा कर के पथरी के जैसे वो जम जाती है, उसी को पथरी कहते हैं। पथरी का मतलब बाहर से कंकड़ पत्थर नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर में ही बने जो पदार्थ हैं उनको कौन से, कैल्शियम ऑक्जेलेट, उन्हीं की वो पथरी बनती है। इसीलिए डॉक्टर बचाने के लिए या पथरी के बीमार व्यक्ति को ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है उसको, क्योंकि पानी के साथ में वो पथरी गल करके बाहर जा सकती है। इसलिए हर आदमी को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि उसको आगे चल के पथरी की बीमारी ना हो पाए, क्योंकि पथरी कहीं और से नहीं आएगी, भोजन में ही बनने वाले जो विषैले पदार्थ हैं जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट वही जम जाता है और वही पथरी बनकर तैयार हो जाता है। तो पथरी से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना जरूरी होता है। त्वचा में विद्यमान तेलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां सीवे एवं पसीने का स्रावण करती हैं। त्वचा में, और हमारे जो उत्सर्जन तंत्र है हमारी त्वचा है, क्योंकि शरीर से पसीना निकलता है। श्वेत ग्रंथियां ये पसीना निकलने वाली ग्रंथियां। पसीना क्या है, ये शरीर का जो विषैला पदार्थ है उसको बाहर करने का एक तरीका है ये। तो अगर पसीना ज़्यादा निकलता है तो ये अच्छी बात है। यकृत की जो कोशिकाएं हैं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल और रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती हैं।
जो यकृत की कोशिकाएं हैं। अब आता है हमारा, ये तो हो गया उत्सर्जन तंत्र, यानी कि शरीर में जो जरूरी तत्व नहीं है उनको बाहर निकालने के लिए एक तो किडनी हो गया, जो मूत्र मार्ग से किडनी जो चीज़ को छानती है वो मूत्र मार्ग से बाहर निकालती है। और उसके बाद में जो हमारे पसीना वाला हो गया, इससे बहुत सारे तत्व बाहर निकलते हैं। ये सब हो गया उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे आता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ये पूरे दिमाग का तंत्र है, जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम। ये केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से मिलकर के बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु का बना होता है। तो जो नर्वस सिस्टम है इसमें दो पार्ट हैं, एक तो मस्तिष्क है और दूसरा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है? रीढ़ की जो हड्डियां हैं, क्योंकि दिमाग से जो गर्दन के बीचों बीच से जो होके जाती हैं मेरुरज्जु, वो शरीर के वहाँ से बहुत सारी तंत्रिकाएं जो शरीर से होती हैं वो और हिस्से तक पहुँचती हैं। जैसे ये यहाँ से जो तंत्रिकाएं चली, ये गर्दन की हड्डी है और ये रीढ़ की हड्डी है। ये तो ये रीढ़ की हड्डियों के बीच में बहुत सारे नसें, इस दिमाग से चल के ये नसें बहुत सारी इस रीढ़ की हड्डियों से होके आती हैं, क्योंकि वो सारी सूचनाएं बाद में चल के हाथों में और भी जगह पे, पैरों में, सब जगह पे ये सूचनाएं पहुंचनी ज़रूरी होती हैं। तो ये कहाँ से होके मेन कहाँ से आती हैं? ये मेरुरज्जु इसको कहते हैं, ये वाला पार्ट। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दो तंत्रिका तंत्र के हिस्से हैं। तंत्रिका तंत्र का मतलब नर्वस सिस्टम। और जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो अग्र मस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया और पश्च मस्तिष्क। अग्र का मतलब आगे वाला, मध्य मतलब बीच वाला, पश्च मतलब पीछे वाला भाग। इस तरीके से मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब हम देखते हैं रोग कि रोग कैसे होते हैं। तो ज़्यादातर रोग किन्हीं छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से होते हैं, जैसे विषाणु, वायरस। विषाणु को कहते हैं वायरस। फ्लू या इन्फ्लुएंजा रोग ये वायरस से होता है। हमें ये बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि फ्लू या इन्फ्लुएंजा किससे होने वाला है, तो विषाणु से होता है, ये वायरस से होता है। किस अंग को प्रभावित करता है? ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, श्वास लेने में उसे दिक्कत होगी। जैसे हमारा ये आया था कोरोना वायरस, तो श्वास लेने में लोगों को दिक्कत होती थी। रेबीज या हाइड्रोफोबिया ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज, कुत्ते काटने से जो रेबीज होता है या हाइड्रोफोबिया इसको कहते हैं, इससे क्या प्रभावित होगा? तंत्रिका तंत्र, यानी व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करेगा, पागल हो जाएगा व्यक्ति। गलशुआ ये भी वायरस से होता है और इसमें अंग कौन प्रभावित होता है? लार ग्रंथियाँ। जो लार ग्रंथि, गलशुआ जिसको गालों में सूजन हो जाती है, इसको ये वायरस से होता है। और इससे प्रभावित क्या होती हैं? लार की जो ग्रंथियाँ। रोहे या ट्रैकोमा ये वायरस से होता है और इससे प्रभावित क्या होती है? आँख, व्यक्ति अंधा हो सकता है ट्रैकोमा के कारण से। डेंगू हम सभी सुनते हैं कोई ना कोई केस, तो ये वायरस से होता है। वायरस बहुत ही खतरनाक होते हैं, बैक्टीरिया से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बैक्टीरिया से व्यक्ति को मरने में कई महीने, साल लग जाएंगे, लेकिन डेंगू या इस तरीके से जो वायरस होते हैं ये मारने में व्यक्ति को बहुत कम समय में व्यक्ति को मार सकता है। तो वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे कोरोना का वायरस था, ऐसे डेंगू का वायरस है। मांसपेशी और जोड़ इससे ये प्रभावित करता है, क्योंकि थकान बहुत होती है, शरीर में दर्द होता है, बुखार होता है। खसरा ये भी वायरस से होता है।
संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। चेचक, चेचक जो दाने निकल आते हैं ये वायरस से होते हैं। पूरा शरीर विशेषकर चेहरे और हाथ पांव सब जगह पे छाले पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं, तो ये वायरस से होता है। हर्पीस ये वायरस से होता है, बिल्कुल याद रखने हैं सबको। त्वचा और श्लेष्म कला इससे प्रभावित होती है हर्पीस के कारण से। मस्तिष्क शोथ या एन्सेफलाइटिस ये तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसको जापानी बुखार भी कहते हैं। न्यूज में आता है अगर तो आता है जापानी बुखार, इसको कहते हैं एन्सेफलाइटिस। इससे क्या प्रभावित होगा? तंत्रिका तंत्र। फिर उसके बाद में आता है पीलिया। या हेपेटाइटिस। ये होता कैसे है? भोजन और पानी के साथ शरीर में प्रवेश करने वाले विषाणु यानी वायरस। यानी अगर पानी को या भोजन को साफ सफाई से नहीं रखा गया तो ये वायरस वहाँ पहुँच जाते हैं और पीलिया उससे होता है। गंदे पानी, ज़्यादातर ये गंदे पानी पीने से, जब पानी को साफ सफाई से न रखा जाए तो। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा दिनों तक पानी को रख के नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे वायरस और उससे पीलिया जो रोग फैलता है ये पानी या खाने में पहुंचने वाले वायरस के कारण से होता है। पीलिया से क्या प्रभावित होता है? एक तो तंत्रिका तंत्र और एक यकृत यानी लीवर, स्पाइनल कॉर्ड के मोटर तंत्रिका की क्षति होती है इससे। और पीलिया के कारण से व्यक्ति की मृत्यु होती है, क्योंकि उसका दिमाग पे उसका असर पड़ता है तंत्रिका तंत्र पर। इबोला वायरस, रक्त स्रावी ज्वर। इबोला वायरस एक कई बार न्यूज में आता रहता है, तो इससे प्रतिरक्षा और परिसंचरण तंत्र प्रभावित होता है इबोला वायरस से। उसके बाद में आता है एक रोग है मेनिंजाइटिस। ये मेनिंजाइटिस क्या है? मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली प्रभावित होती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क के ऊपर की जो झिल्ली है, दिमाग, इसको हम मेनिंजाइटिस को कहते हैं दिमागी बुखार, जहाँ पर वहाँ पे सूजन आ जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है मेनिंजाइटिस के कारण से। ये भी वायरस से होता है। एक है स्वाइन फ्लू। इसका जो वायरस है इसका नाम है H1N1 स्वाइन फ्लू। ये भी वायरस से होता है और इससे प्रभावित क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। प्लूरिसी एक वायरस से होने वाला रोग है और इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। तो इस तरीके से ये वायरस से फैलने वाले रोग हो गए। ऐसा नहीं कि केवल वायरस ही रोग फैलाते हैं, बैक्टीरिया भी फैलाते हैं, फंगी भी फैलाते हैं। तो हम देखते हैं फंगी के द्वारा यानी कवक, हिंदी में कहते हैं कवक, इनके द्वारा कौन? जैसे स्नायु तंत्र को प्रभावित करने वाला जो रोग है वो है क्रिप्टोकोसिस। क्रिप्टोकोकोसिस ये स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें कवक लाइपोमाइसस नियोफार्मेंसस, तो ये कवकों के द्वारा होने वाला रोग है। एस्परजिलोसिस एक कवक है जो कान और फेफड़े को प्रभावित करता है। दाद ये भी कवक से होता है, और दाद हम जानते हैं कि खुजली होती है त्वचा पर, तो त्वचा इससे प्रभावित होती है। और इसका जो कवक है जो फैलाता है ये रोग, माइक्रोस्पोरम लेनोसन, ये इसका कवक है जो इस दाद को फैलाता है। तो परीक्षा में ज़्यादातर हमारे जो पूछा जाता है कि दाद किससे होता है,
तो ये कवक से फैलता है, बैक्टीरिया से नहीं फैलता है, वायरस से नहीं फैलता है ये। ऐसे ही क्रिप्टोकोकोसिस अगर रोग फैलता है तो किससे? कवक से। हिंदी में इसको कवक कहते हैं, इंग्लिश में इसको फंजाई कहते हैं। एस्परजिलोसिस एक कान और फेफड़े, जैसे कानों में और फेफड़े में जो दिक्कत होती है, एस्परजिलोसिस रोग के कारण से, उसका भी कारण है कवक, फंजाई। एक और रोग है एथलीट फुट रोग, पैर की त्वचा प्रभावित होती है। जैसे एथलीट फुट रोग, पैरों में जब उंगलियां हैं, जो उंगलियों के बीच में खुजली होती है, और ये जब पानी में कोई व्यक्ति जाता है, पानी में ये रोग फैलता है, एथलीट फुट इसको कहते हैं। वहाँ पे खुजली होती है और दाद जैसे ही ये होता है और ठीक नहीं होता है जल्दी से, तो ये कवक के द्वारा होता है। छाले होना, गले में छाले होना, मुंह में छाले होना, ये भी कवक के द्वारा होता है, यानी फंजाई के द्वारा। परागज स्वर, हे फीवर, समस्त शरीर को प्रभावित करता है, यह भी कवक के द्वारा होता है। अब कुछ और हम देखते हैं जो बैक्टीरिया से फैलते हैं रोग। अभी तक हमने देखा है कि वायरस से फैलने वाले और फंजाई से फैलने वाले रोग। अब हम देखते हैं कुछ बैक्टीरिया से रोग फैलते हैं, वो कौन कौन रोग हैं। सबसे पहला रोग है टिटनेस। तो परीक्षा में आता है कि टिटनेस किससे फैलता है, तो सबसे पहली बात तो ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया। टिटनेस ये बैक्टीरिया से फैलने वाला है। इससे प्रभावित क्या क्या होगा? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, मांसपेशी प्रभावित होगी, यानी उसका दिमाग पर असर आएगा। टिटनेस, जैसे हम कहते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लीजिए, क्योंकि ये खतरनाक होता है। लक्षण क्या होते हैं? शरीर में अगर टिटनेस किसी को होगा, उसका जबड़ा बंद हो जाएगा, जबड़ा नहीं खुलेगा, शरीर में झटके आएगी, बेहोशी आएगी, ये टिटनेस का लक्षण है। और इसका जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो कौन है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनी के नाम से ही टिटेनस। इसका जो बैक्टीरिया है वो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, और इसके कारण से होता है टिटेनस का रोग। फिर उसके बाद है निमोनिया, ये भी बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। निमोनिया को हम जानते हैं कि श्वास तेज हो जाती है और श्वास लेने में दिक्कत होती है, और इससे मृत्यु भी हो जाती है निमोनिया के कारण से। तो ये कहाँ? फेफड़ों में संक्रमण होता है, फेफड़ों में जल भर जाता है, तीव्र ज्वर यानी बुखार होता है, श्वास लेने में पीड़ा होती है, ये निमोनिया है। और इसके लिए कौन बैक्टीरिया है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो न्यूमोनी से इसका नाम न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसका जो बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। फिर होता है टाइफाइड, मियादी बुखार। मियादी बुखार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है, ये आंतों का रोग है। बुखार आता है, दुर्बलता होती है, ज़्यादा अगर हो जाए तो आंतों में छेद हो जाता है, अगर ये ज़्यादा टाइफाइड का खतरा बन जाए तो। इसका जो बैक्टीरिया है कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफी से इसका नाम टाइफाइड। परीक्षा में आता है कि ये टाइफाइड किससे होता है, तो पहली बात ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं होता है, फंजाई से नहीं होता है। और इसका अगर बैक्टीरिया पूछता है तो साल्मोनेला टाइफी इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। क्षय रोग, क्षय रोग को हम कहते हैं टीबी, जैसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं टीबी हो गया है। ट्यूबरकुलोसिस,
तो ये टीबी रोग, क्षय रोग, शरीर का कोई भी अंग विशेषकर फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं टीबी से, क्योंकि उसको खांसी ज़्यादा होती है। ज्वर, बुखार, खांसी, दुर्बलता, श्वास फूलना, बलगम आना, थूक में खून आना, ये सब टीबी के लक्षण हैं। और ये होता किससे है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है ये टीबी। हैजा, हैजा कहते हैं कॉलरा, जिसे हम कॉलरा के नाम से जानते हैं। तो आंत या आहार नाल ये प्रभावित होता है इससे, हैजा से। इसका लक्षण क्या होगा? निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, वमन यानी उल्टी। जब कॉलरा होता है किसी को तो हम कई बार सुने हैं कि उसको कॉलरा हो गया है, तमाम उल्टी हुई है। पानी, उसको डॉक्टर ने कहा है कि पानी ज़्यादा पियो, क्योंकि उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है। तो ये कॉलरा हो गया, हैजा हो गया। किसके कारण से होता है ये? विब्रियो कॉलरी, क्योंकि कॉलरा उसी से बना है, विब्रियो कॉलरी। इसका जो बैक्टीरिया है जिसके कारण से होता है, ये होता है विब्रियो कॉलरी। कॉलरा इससे होता है, जिसको हम हिंदी में हैजा कहते हैं। फिर आता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग क्या है? सफ़ेद रोग। त्वचा पर सफ़ेद चकत्ता पड़ जाता है, जिसको हम कोढ़ कहते हैं। त्वचा और तंत्रिका कोशिकाएं इससे प्रभावित होती हैं। त्वचा प्रभावित होगी और तंत्रिका कोशिकाएं। व्रणों और गांठों का बन जाता है। हाथ और पैर की उंगलियों के ऊतकों का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। और इसका जो बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, क्योंकि इंग्लिश में कोढ़ को लेप्रोसी कहते हैं, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, और इसी लेप्री से बना हुआ लेप्रोसी है। उसके बाद में आता है सूजांक मोनोरिया। मूत्र मार्ग इससे प्रभावित होता है। सूजांक मोनोरिया, ये मूत्र मार्ग में इसमें सूजन आता है। सूजांक मोनोरिया, इसके कारण से मूत्र मार्ग में सूजन आता है। और इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो है नाइसीरिया मोनोरियाई। सूजांक मोनोरिया। फिर आता है काली खांसी। ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें तेज खांसी, खांसी के साथ उल्टी, वमन, ये काली खांसी के लक्षण हैं। और इसके लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो है हीमोफिलस परटूसिस। फिर है सिफिलिस। जनन अंग, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, ये जनन अंग यानी सेक्स ऑर्गेन्स को ये प्रभावित करता है। मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, इसको प्रभावित करता है सिफिलिस। जननांगों पर चकत्ते बनते हैं, लकवा होता है, त्वचा पर दाने पड़ते हैं, बालों का झड़ना, ये इसके लक्षण हैं। तो ये है सिफिलिस। और इसके कारण से जो बैक्टीरिया ये होता है ट्रैपोनेमा पैलिडम, ये ना ट्रैपोनेमा पैलिडम नाम का जो बैक्टीरिया है वो सिफिलिस के लिए जिम्मेदार है। प्लेग, बगले या कांख, फेफड़े और रुधिर कणिकाएं, ये प्रभावित करता है प्लेग। तीव्र ज्वर, तेज बुखार होता है, कांखों में गिल्टी निकलती है, बेहोशी होती है, प्लेग का लक्षण है। और कारण इसका क्या है? प्लेग ये बैक्टीरिया से होता है, पास्चुरेला पेस्टिस के कारण से। डिप्थीरिया, ये श्वास नली को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है। तेज ज्वर, श्वास लेने में पीड़ा, दम घुटना, ये इसके लक्षण हैं। कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, जीवाणु के कारण से डिप्थीरिया रोग होता है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि ये जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उनके बारे में। आगे देखेंगे कुछ अन्य रोगों के बारे में अगले वीडियो।